हेलो गाइस, वेलकम टू 64th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर्स। सबसे पहला इवेंट क्या है? वर्ल्ड जूनोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जुलाई को। ठीक है, वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 6 marks the historic milestone of the first vaccination against a zoonotic disease. सो जुलाई 6 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये मार्क करता है क्या? फर्स्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट जूनोटिक डिजीज। ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड जूनोसिस डे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1885 when French scientist Louis Pasteur developed a successful rabies vaccine. The day was officially recognized and observed on July 6, 2007. सो जुलाई 6, 2007 को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था एंड ऑब्जर्व भी किया गया था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑनरिंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुइस पास्टर। सो जुलाई 6 को लुइस पास्टर का डेथ एनिवर्सरी भी है। द प्राइमरी गोल ऑफ वर्ल्ड जूनोसिस डे इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट जूनोटिक डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। सो इस साल का थीम क्या है? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, थीम या फिर बोल सकते हैं फोकस। ठीक है, सो लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। हमको क्या प्राइमरीली ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है वो 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इवेंट क्या है? मेटा, द ओनर ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड थ्रेड्स। सो मेटा ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है? एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड थ्रेड्स। ठीक है, सो ये थ्रेड्स जो है ट्विटर जो है उसको कॉम्पीट करेगी। ठीक है, थ्रेड्स कॉम्पीट करेगी ट्विटर के साथ। ठीक है, with Twitter facing instability under its billionaire owner Elon Musk, Meta aims to capitalize on the situation. Anyway, हमको ध्यान में यही रखना है कि थ्रेड्स जो है वो मेटा ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 7th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी यूएस नेवी INUSN salvage and explosive ordnance disposal exercise salvex was conducted from 26 June to 6 July at Kochi. India and US Navy have been participating in joint salvage and EOD exercises since 2005. The exercise saw participation from both the navies, which included ships INS Nirekshak and USNS Salvor. ठीक है, सो ये दो शिप का नाम ध्यान में रखिएगा। इन एडिशन टू स्पेशलिस्ट डाइविंग एंड EOD टीम्स। तो 7th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी यूएस नेवी का सेल्वेक्स एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हो गया? कोची में। ठीक है, कौन सा दो नेवल शिप्स इसमें पार्ट लिया? सो इंडिया साइड से निरीक्षक एंड यूएस साइड से सेल्वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन entered into a memorandum of understanding with European regulator European Union Aviation Safety Agency for cooperation in the areas of unmanned aircraft systems and innovative air mobility during India European Union Aviation Summit held at New Delhi. सो इंडिया यूरोपियन यूनियन एविएशन समिट कहाँ पे हो गया? न्यू दिल्ली में। DGCA ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर ऑन अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स? यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने, EASA के साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, DGCA के डायरेक्टर जनरल कौन है? विक्रम देवदत्त। DGCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। EASA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जर्मनी, कोलोन जर्मनी। EASA का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? पैट्रिक काई। एंड EASA का फॉर्म कब हुआ था? 12 जुलाई 2002। ठीक है, सो ये है लोगो, ये है पैट्रिक काई और ये है विक्रम देवदत्त। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट विद अ टोटल बजट ऑफ 5000 करोड़। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्कीम फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट जो है वो 5000 करोड़ बजट के साथ लॉन्च किया गया है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, द स्कीम पार्ट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंडिंग विंडो अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एम्स टू स्ट्रेंथन फायर सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। एनीवे, सो स्कीम का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, स्कीम फॉर एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट्स, जिसका बजट है 5000 करोड़, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो आपको पता ही होगा UN ने इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिजिग्नेट किया है। ठीक है,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, and the Ministry of Agriculture and Livestock Development, Government of Kenya, will be co-hosting the India Africa International Millet Conference in Kenya. So Kenya में इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये कंडक्ट किया जाएगा विद सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स 30 to 31 अगस्त। तो 30 to 31 अगस्त के बीच ये कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। The official curtain raiser for India-Africa International Millet Conference was held at Nairobi, Kenya. So recently curtain raiser जो है इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस का उसको कंडक्ट किया गया था कहाँ पे, नायरोबी केन्या में, ठीक है। हमको क्या ध्यान में रखना है, इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, केन्या में, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। किंग चार्ल्स III, किंग ऑफ यूके एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ नेशंस वाज प्रेजेंटेड विद स्कॉटिश क्राउन ज्वेल्स। सो स्कॉटिश क्राउन ज्वेल्स किसको मिल गया है, किंग चार्ल्स III को, ठीक है। स्कॉटिश क्राउन ज्वेल्स ध्यान में रखिएगा, स्कॉटिश क्राउन ज्वेल्स किसको मिल गया है, किंग चार्ल्स III को, ठीक है। Symbols of his authority in Scotland at St. Giles Cathedral in Edinburgh 2 months after he was officially crowned as monarch. He received a crown, sword of state and scepter which form part of the honours of Scotland. A new sword named after the late Queen Elizabeth was also featured during the National Thanksgiving service at St. Giles Cathedral. The UK is made up of England, Scotland, Wales and Netherlands. ये आप Northern Ireland. So UK जो है वो बेसिकली 4 स्टेट्स वहाँ पे मर्ज करके यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। सो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको ध्यान में रखना है कि किंग चार्ल्स III जो है उनको मिल गया है स्कॉटिश क्राउन ज्वेल्स, ठीक है, सिंबल ऑफ हिज ऑथोरिटी इन स्कॉटलैंड एज ए मार्क और एज ए सिंबल ऑफ हिज ऑथोरिटी इन स्कॉटलैंड। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम में बेसिकली 4 स्टेट्स होते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, या 4 कंट्रीज बोल सकते हैं या 4 नेशंस बोल सकते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। बिहार ओवरटुक तमिलनाडु टू इमर्ज एज द स्टेट विद द हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग्स एज ऑफ मार्च 2023। सो बिहार जो है इमर्ज एज द स्टेट विद हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग्स एज ऑफ मार्च 2023, ठीक है। द रिपोर्ट बाय क्रीफ हाईमार्क, सो ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आया है फ्रॉम क्रीफ हाईमार्क, has put the overall microfinance borrowings in Bihar at 48,900 crore as of March, which represents 14.5% of the overall portfolio, while the same in Tamil Nadu stood at 46,300 crore, representing 13.7% of the overall outstanding. Anyway, हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको ये ध्यान में रखना है कि बिहार जो है it has emerged as the state with highest micro lending borrowings as of March 2023, ठीक है। Top 10 states now account for 85% of outstanding portfolio and also include UP, Karnataka, West Bengal, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Kerala. The dedicated NBFC continue to dominate the market, commanding 37.3% of overall MFI loans and are followed by banks at 33.1% and small finance banks at 16.6%. So most of the loans जो है NBFC से लिया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। The UNCTAD's World Investment Report 2023 reveals that FDI inflows to developing Asia remain unchanged at $660 billion in 2002. ठीक है, compared to previous year, 5 economies accounting to nearly 80% of total investment is India, China, Singapore, Hong Kong and the UAE. So India, China, Singapore, Hong Kong and UAE मिला के nearly 80% of total जो investment है, सो टोटल एफडीआई जो है वो आ रहा है, ठीक है, इन एशिया। एफडीआई flows to India increased by 10% to reach $49.3 billion, positioning India as the third largest host country for greenfield project announcements and the second largest for international project finance deals in South Asia. So India जो है उसको थर्ड लार्जेस्ट बोला जा रहा है फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स, जहाँ पे एफडीआई फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट इन साउथ एशिया। Singapore emerged as the largest recipient of FDI in the Southeast Asian region. सिंगापुर जो है वो largest recipient of FDI है in the Southeast Asian region, ठीक है, recording a new high of $141 billion, representing an 8% increase.
चाइना एंड हांगकांग रिमेन द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन एशिया। चाइना और हांगकांग जो है वो है लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन एशिया, फॉलोड बाय यूएस, जापान एंड सिंगापुर। तो हमको क्या क्या ध्यान में रखना है, जो यूएनसीटीएडीज का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसमें एफडीआई रिलेटेड इनफ्लोज के बारे में बोला गया है इन एशिया, ठीक है, जो कि करेंटली 662 बिलियन डॉलर्स में है एज पर 2022, ठीक है। और मेजरली 80% जो है इन्वेस्टमेंट या फिर ये जो एफडीआई आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, कौन से कंट्रीज में, इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग एंड यूएई। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट जहाँ पे एफडीआई फ्लो हो रहा है वो है इंडिया, एज वेल एज सेकंड लार्जेस्ट फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स इन साउथ एशिया, वो जहाँ पे एफडीआई फ्लो हो रहा है वो भी इंडिया, ठीक है। वाइल सिंगापुर जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन, एंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन एशिया कौन है, चाइना एंड हांगकांग, ठीक है। इसको छोड़ के ये जो पिक्चर है छोटा सा, इसमें देख लेते हैं क्या है। सो इसमें बोला जा रहा है कि ग्लोबली एफडीआई डिक्लाइन 12% टू 1.3 ट्रिलियन इन 2022 आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन 2021। एफडीआई फ्लोज टू इंडिया रोज 10% टू $49 बिलियन फ्रॉम $45 बिलियन। तो ये तो हमने डिस्कस किया ही है। इंडिया इज द फिफ्थ टॉप होस्ट लोकेशन फॉर इंटरनेशनल ईवी बैटरी एंड आर&डी प्रोजेक्ट्स। सो फिफ्थ टॉप लोकेशन है और इंटरनेशनल ईवी प्रोजेक्ट्स, बैटरी प्रोजेक्ट्स या आर&डी प्रोजेक्ट्स। इंडियाज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स अप 64%, सेकंड टॉप रेसिपिएंट। सो इंडिया जो है, जैसे कि हम लोगों ने बात की, इंडिया जो है वो सेकंड टॉप रेसिपिएंट है। और क्या है, इंडिया चाइना टॉप इन्वेस्टर्स अमंग इमर्जिंग नेशंस इन बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट। सो इंडिया और चाइना जो है वो टॉप इन्वेस्टर्स में आ जाती है इन बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अमंग द इमर्जिंग नेशंस। एनीवेज, मैंने जितना मार्क किया है उतना आप ध्यान में रखने से हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC has become the first urban body to get the extended producers responsibility EPR credit, ठीक है। सो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिल गया है EPR credit by recycling banned single use plastic items after seizing them. With this recycling, the IMC got a credit worth 8,100 on the EPR portal of the Central Pollution Control Board. ये I think 8,100 करोड़ होगा, कुछ टाइपो है, ठीक है। सो 8,100 करोड़, ठीक है। सो हमको क्या ध्यान में रखना है कि रिसेंटली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट किसको मिल गया है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है, जो कि फर्स्ट अर्बन बॉडी है जिसको ये चीज मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च द मो जंगल जामी योजना, माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम, इंटेंडिंग टू कंप्लीट recognition of all rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Rights Act or FRA 2006 in the next 2 years. With this initiative, Odisha is set to become the first state in India to recognize both individual and community forest rights. So, मो जंगल जामी योजना जो है कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च कर दिया है, ओडिशा ने। और या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। आंसर इज ओडिशा, ठीक है। Under this scheme, designed by ST and SC Development Department, it has been decided to constitute forest rights cells at the Tehsil and district level with human resources to ensure and assist in the effective implementation of FRA 2006. The state is home to 62 types of tribe, 13 of which are categorized as particularly vulnerable tribal groups. As per 2011 census, the state is ranked third in terms of scheduled tribe population nationally. The tribal population of the state stands at 90,756, which constitutes 22.85% of its total population. Anyway, so basically मो जंगल जामी योजना जो है उसमें क्या होगा कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका जो वो जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो उस लैंड पे राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006, ठीक है। सो ये इस स्कीम का वही मेन मोटिव है, ठीक है, इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको लाया है टेबल पे। एनीवे, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द प्रेसिडेंट ऑफ द तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन आधाव अर्जुना was elected as president of Basketball Federation of India. So ये है आधाव अर्जुना,
इनको बना दिया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ए फॉर्मर प्लेयर एंड प्रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन कुलविंदर सिंह गिल वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल। सो कुलविंदर सिंह गिल को बना दिया गया सेक्रेटरी जनरल। एनीवे, दोनों को ही ध्यान में रखिएगा, कुलविंदर सिंह गिल जो है वो बन चुके हैं सेक्रेटरी जनरल एंड आधा अर्जुना जो है वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो दोनों ही इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। बी नीरजा प्रभाकर, वाइस चांसलर ऑफ तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी, अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमिटी बाय द आईकार। तो बी नीरजा प्रभाकर, ये है बी नीरजा प्रभाकर, इनको बना दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमिटी ऑफ आईकार। सो आईकार आरएसी, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आईकार आरएसी का चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? सो आंसर इज बी नीरजा प्रभाकर, ठीक है। सो बी नीरजा प्रभाकर को ध्यान में रखिए। आईकार के डायरेक्टर जनरल कौन है? हिमांशु पाठक। आईकार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और आईकार एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सो ये जो कमिटी है ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमिटी, ये बेसिकली एक 10 मेंबर कमिटी है, ठीक है। एंड ये क्या करेगी? ये बेसिकली रिसर्च प्लान्स बनाएगी या जो प्रॉब्लम्स है ऑयल फार्मर्स जो है, ऑयल पाम फार्मर्स जो है फेस करते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालेगी। सो इस कमेटी का उद्देश्य वही है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन अ कंसल्टेशन पेपर ऑन consolidated cyber security and cyber resilience framework for SEBI regulated entities, drafted a master framework on cyber security and cyber resilience which provides a common structure to for multiple approaches to cyber security to prevent any such incident. साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिजिलियंस फ्रेमवर्क के ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर किसने रिलीज कर दिया है? सेबी ने, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, बट बैंकिंग एग्जाम्स में या फिर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स में आ सकता है। फ्रेमवर्क का मेन फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर, ठीक है। फ्रेमवर्क का मैंडेट क्या है? कि ऑल regulated entities should identify and classify critical assets based on their sensitivity and criticality for business operations, services and data management, which will be subjected to periodical audits. So कोई भी regulated entity, ठीक है, जो सेबी के अंतर्गत आती है, तो उनमें जो भी एसेट्स होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं या क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना एंड उनको पीरियोडिकली सब्जेक्ट करना टू ऑडिट्स, ठीक है, या फिर मतलब उनका ऑडिट्स करवाना। एंड ये ऑडिट्स कौन कंडक्ट करेगी? ये सेबी के अंदर जो रजिस्टर्ड ऑडिटर्स है वही कंडक्ट करेगी, ठीक है। एनीवे, सो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क के ऊपर फॉर सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज, इसके ऊपर किसने कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया? सेबी ने। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन बैंक इन पार्टनरशिप विद National E-Governance Service (NESL) rolled out EBG Electronic Bank Guarantee Services under Project Wave, ठीक है, to reduce the number of old paper-based process. So Indian Bank ने क्या रोल आउट कर दिया है? EBG सर्विसेज, ठीक है। सो EBG सर्विसेज, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विसेज, ठीक है। The EBG rollout will reduce the turnaround time of the bank issuance and delivery to the beneficiary within few minutes from 3 to 4 working days, report said. In addition, EBG by Indian Bank could replace physical stamp paper and physical signature of customers by e-signature instant. Basically, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, जो भी बैंक गारंटीज एंड बैंक इश्यूएंस एंड डिलीवरी है सब कुछ डिजिटाइज किया जा रहा है, ठीक है। Besides, Indian Bank also introduced a new facility under Project Wave to ensure fully end-to-end digitally pre-approved business loans for easy and smooth loan process. सो दो चीज हो रहा है अंडर प्रोजेक्ट वेव। एक तो है कि ईबीजी जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है, दूसरा जो है प्री अप्रूव बिजनेस लोन को भी डिजिटाइज कर दिया जा रहा है, ठीक है। सो लोन प्रोसेस को भी डिजिटाइज कर दिया जा रहा है। सो इसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो फैसिलिटीज अवेलेबल टू प्रोसेस अ लोन ऑफ मैक्सिमम 25 लाख, ठीक है। सो इंडियन बैंक ने
प्रोजेक्ट वेव के अंदर दो चीज़ किया है, एक है ईबीजी सर्विसेज और दूसरा है एंड टू एंड डिजिटली प्री अप्रूव बिजनेस लोन्स और इजी एंड स्मूथ लोन प्रोसेस। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेटो मेंबर्स एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द अलायंसेस सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, एस नेटो के चीफ या नेटो के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेटो का मेंबर्स कौन है? 31 एंड नेटो फॉर्म्ड ऑन 4 अप्रैल 1949। सो ये है नेटो का लोगो। अभी नेटो का लीडर समिट कहाँ पे होने वाला है? विल्नियस लिथुआनिया में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन कि नेटो लीडर समिट कहाँ पे हुआ था इन 2023, विल्नियस लिथुआनिया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। पिरामल फाइनेंस, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये पूरा कंपनी का नाम है, शॉर्ट में पिरामल फाइनेंस भी बोलते हैं। पार्ट ऑफ पिरामल ग्रुप, लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ओपन इट्स फर्स्ट all women branch Maitri in the country at Tripunithura, a suburban area in कोची। सो मैत्री नाम का एक ब्रांच खोल दिया है किसने? पिरामल फाइनेंस ने। कहाँ पे? कोची में, ठीक है। एंड द कंपनी has identified 4 more cities such as जयपुर, मुंबई, मोहाली, न्यू दिल्ली to open branches shortly. ओके, सो ये 4 जगह में भी ब्रांचेस खोलने वाले। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। उमा छेत्री ऑफ असम गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू बी नेम्ड इन द कंट्रीज नेशनल स्क्वाड। सो विमेन्स नेशनल स्क्वाड में उमा छेत्री जो है उनको मिल गया है प्लेस। और ये इवेंट इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये असम के लिए फर्स्ट टाइम है कोई कोई असम का क्रिकेटर नेशनल स्क्वाड में खेलेगा, ठीक है। Earlier, she was included in the Indian women's team for the inaugural edition of Asian Cricket Council's Emerging Women's Asia Cup 2023, which was played in Hong Kong. India had emerged champions this year. सो ये आपको पता ही होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था जून महीने में। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इमर्जिंग विमेन्स एशिया कप 2023 किसने जीता था? इंडिया ने, ठीक है। और ये इवेंट खेला गया था हांगकांग में। ये है उमा छेत्री। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। धर्म चक्र डे 2023। धर्म चक्र डे सेलिब्रेटेड टू commemorate Buddha's first teaching after attaining enlightenment. ओके, सो बुद्धा का जो फर्स्ट टीचिंग था, जिस दिन उन्होंने फर्स्ट अपना एज ए टीचर, ठीक है, अपने डिसाइपल्स को पढ़ाना चालू किया। पढ़ाना इन द सेंस की ज्ञान देना चालू किया, ठीक है। उस दिन को धर्म चक्र डे के नाम से मनाया जाता है। तो इस साल ये 3 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया था। नॉर्मली ये जो है गुरु पूर्णिमा जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था उसके साथ कोइंसाइड करती है, ठीक है। इट इज द सेकंड मोस्ट सेक्रेड डे फॉर बुद्धिस्ट आफ्टर बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख। तो वैशाख जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बुद्धिस्ट का, ठीक है। एंड कॉमेमोरेट्स द धर्म कक्का पवत्तना सूत्र इंक्लूडिंग द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड नोबल एटफॉल। एनीवे, ये जस्ट ध्यान में रखिएगा, मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बस इवेंट हुआ है तो मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। हरियाणा इमर्ज एज द चैंपियन इन द 6th यूथ वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सो हरियाणा ने जो है जीत लिया है 6th यूथ वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। हेल्ड एट भोपाल, मध्य प्रदेश। द टीम वोन 8 गोल्ड्स एंड 9 गोल्ड। सो टोटल 9 मेडल्स इनको मिला है, ध्यान में रखिएगा। 6th यूथ वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हरियाणा को 9 मेडल्स मिला है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड ऑन ए मेजर चेंज इन इट्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क for handling massive data flow, aggregation analysis, public dissemination, data governance following the launch of its centralized information management system. So RBI ने लॉन्च कर दिया है एक centralized information management system ताकि जो भी important data जनरेट होता है, ठीक है, उसको होल्ड किया जाए, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाए एंड उसको उससे जो भी आउटकम्स निकलता है उसको प्रॉपरली पब्लिक के थ्रू पब्लिक के पास पहुंचाया जाए या फिर लेट्स से अपने गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाए, ठीक है। दिस सिस्टम यूजेस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू मैनेज बिग डेटा एंड विल सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर पावर यूजर्स to carry out data mining, text mining, visual analytics, and advanced statistical analysis, connecting data from multiple domains such as financial, external, fiscal, corporate, and real sectors as well as prices. The new system, which is RBI's next generation data warehouse, is starting with reporting by scheduled commercial banks and will gradually extend it to UCBs and NBFCs. ठीक है,
एनीवे, हमको इतना ही ध्यान रखना है कि CIMS जो है आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है टू मैनेज इट्स डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। 17th edition of Global Peace Index 2023 was released by Institute for Economics and Peace. So Global Peace Index 2023 रिलीज कर दिया किसने? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जहां पे 163 कंट्रीज को रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन देयर पीसफुलनेस, ठीक है। 79 countries witnessed increased levels of conflicts, including Ethiopia, Myanmar, Ukraine, Israel, and South Africa. Ukraine recorded the largest deterioration, falling 14 places to 157. So यूक्रेन का सिचुएशन आपको पता है काफी खराब है। अभी उसका रैंक जो आया है 157 आया है आउट ऑफ 163। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस इंक्रीज बाय 17% और $1 trillion to $17.5 trillion in 2002, equivalent to 13% of global GDP. Despite the conflict in Ukraine, 92 countries improved on military expenditure and 110 decreased their military personnel. Conflicts are becoming more internationalized, with 91 countries now involved in some form of external conflict, up from 58 in 2008. Deaths from global conflict increased by 96% to 238,000. Iceland remains the most peaceful country, a position it has held since 2008, followed by Denmark, Ireland, New Zealand and Austria. So Iceland जो है सबसे peaceful country है, ठीक है। 6 consecutive year अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री। अफगानिस्तान जो है वो लीस्ट पीसफुल कंट्री है। लीबिया जो है उसने अपना पोजीशन इंप्रूव किया है टू 137, 14 प्लेसेस ऊपर चली गई है लीबिया। इंडिया का पोजीशन जो है वो 126 में है। तो इंडिया में कुछ खास रैंक आया नहीं है। यूरोप इज स्टिल द मोस्ट पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड डिस्पाइट मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन नेबरिंग कंट्री रिलेशंस डिटेरियोरेटिंग बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। सो एज ए रीजन यूरोप जो है सबसे पीसफुल रीजन है in the world, ठीक है। The region is still home to 7 of the 10 most peaceful countries, with the level of violent demonstration, protests and riots remaining high. The other 3 most peaceful countries are in the Asia Pacific region. Anyway, हमको क्या ध्यान में रखना है? इंडिया का पोजीशन 126 है, आइसलैंड का पोजीशन टॉप है, अफगानिस्तान का पोजीशन 163 है, यूक्रेन जो है उसका पोजीशन 157 है। यूक्रेन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी करेंटली वार पे है विद रशिया, इसलिए, ठीक है। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस आज का ट्राई कर लेते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जुलाई। Who among the following was recently presented with Scottish Crown Jewels? King Charles III. Which of the following cities municipal body recently became the first in the country to get the extended producer's responsibility credit? Indore. India European Union Aviation Summit was recently held at New Delhi. Which of the following tech giants recently launched the social media platform Threads? Meta. Which of the following recently opened its first all-women branch Maitri in the country? Piramal Finance. Which of the following states recently emerged as a state with the highest microlending borrowings as of March 2023? Bihar. Which of the following regulators recently launched the Centralized Information Management System? RBI. At the recently released Global Peace Index 2023, India's rank is 126. Which of the following countries ranked as the most peaceful country in the world at the Global Peace Index 2023? Iceland. Which of the following countries ranked as the least peaceful country in the world at the Global Peace Index 2023? Afghanistan. Who among the following was recently appointed as the chairperson of the Oil Palm Research Advisory Committee by the ICAR? B. Nircha Prabhakar. The Mo Jangal Jami Yojana has been launched in which of the following states? Odisha. The Consolidated Cyber Security and Cyber Resilience Framework was recently released by which of the following regulators? SEBI. The IN-USN Salvex exercise was recently held in Kochi. India-Africa International Millet Conference will be held in which of the following African nations? Kenya. Which of the following statements are true? Indian Bank, in partnership with NESL, rolled out EBG services under Project Wave to reduce the number of old paper-based processes. Indian Bank introduced fully end-to-end digitally pre-approved business loans for easy and smooth loan process under Project Wave. So both 1 and 2 are true. Okay? Who among the following is the current Secretary General of NATO? Jens Stoltenberg. Who among the following recently became the first cricketer from Assam to enter the women's national squad? Uma Chetri. Which among the following teams won the 6th Youth Women's National Boxing Championship 2023? हरियाणा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।
उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि मैंने गलत बोला है तो डेफिनेटली कमेंट पे मुझे बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड नाइट एंड थैंक यू।